हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। प्यारे बच्चों, जिसे देख रहे हैं आज का वीडियो कितना मजेदार होने वाली है, क्योंकि हम आज लेकर आए हैं भूगोल के 7वां पार्ट, 7वां भाग को। जैसे आप लोग थंबनेल में देखे होंगे, 7वां भाग लेकर के आए हैं। 80 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर रहे हैं। ज्योग्राफी का शॉर्ट लॉन्ग दोनों मिलाकर के 80 क्वेश्चन है, और हम दावा करते हैं 80 क्वेश्चन ज्यादा आपको एग्जाम में नहीं आएगा, 21 क्वेश्चन आएगा। तो जो भी मेरा 6 भाग को नहीं देखे हैं जाकर देख सकते हैं। ज्यादा लंबा लंबा वीडियो नहीं है, कुछ ही 20 मिनट का 25 मिनट का इस टाइप का वीडियो अपलोड है, तो देख सकते हैं। और नोट्स जिसको चाहिए शिक्षा सागर 9.0 आप लिखिएगा टेलीग्राम पे, तो आपको इस सब का पूरा नोट्स मिल जाएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या कहा, क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहा, तल चिन्ह और स्थानीय ऊंचाई में अंतर स्पष्ट करें। तल चिन्ह आप लोग पढ़िएगा, ज्योग्राफी में एक चैप्टर है मानचित्र अध्ययन। मानचित्र अध्ययन में दिया हुआ है क्या, तल चिन्ह और स्थानीय ऊंचाई। तल चिन्ह क्या है, स्थानीय ऊंचाई क्या है, उसमें अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए, तल चिन्ह वह निश्चित बिंदु होता है जहां समुद्र तल से ऊंचाई को अस्थायी रूप से चिन्हित किया जाता है। इसे सरकारी सर्वे विभाग द्वारा बनाया जाता है ताकि ऊंचाई मापने में आसानी हो। स्थानीय ऊंचाई से मतलब किसी भी स्थान की समुद्र तल से कुछ कुल ऊंचाई होता है, जिसे मानचित्र पर दिखाया जाता है। देखो, तल चिन्ह क्या है, तल चिन्ह निश्चित बिंदु होता है, एक निश्चित बिंदु होता है जहां समुद्र तल से ऊंचाई को अस्थायी रूप से चिन्हित किया जाता है। एक निश्चित बिंदु होता है, उसमें बताया जाता है कि भाई समुद्र से कोई भी तल जो है, ये धरती जो है, ये धरती है, वो कितना ऊंचा है, 200 मीटर ऊंचा है कि 300 मीटर ऊंचा है। ये होता है तल चिन्ह, जो कि समुद्र से किसी भी जगह की ऊंचाई क्या करता है, बताता है कि कितना ऊंचा है समुद्र से। और ये सरकार सर्वे कौन करता है, सरकारी विभाग। सरकारी विभाग द्वारा तल चिन्ह के बारे में सर्वे किया जाता है कि भाई पटना है तो पटना समुद्र से कितना ऊंचाई पे स्थित है। मुंबई शहर है तो मुंबई शहर को मापा जाए तो लंबाई उसका ऊंचाई मापा जाता है, समुद्र से कितना ऊंचाई पे मुंबई शहर है। विशाखापट्टनम कितना ऊंचा पे है। अभी आप लोग देखते होंगे बहुत सारे स्टेशन जाते होंगे, तो स्टेशन पे पता लिखा होगा समुद्र तल से ऊंचाई 200 मीटर, समुद्र तल से ऊंचाई 500 मीटर, ऐसे कहीं लिखा रहता है। आप लोग स्टेशन पे जाइएगा तो बहुत जगह लिखा रहेगा। तो वो कौन लिखता है, सरकारी सर्वे करता है कि भाई समुद्र से कितना ऊंचा है, वो जमीन जो है समुद्र से कितना ऊंचा है, इसकी ऊंचाई कितना है। तो ये होता है तल चिन्ह। स्थानीय चिन्ह क्या है, स्थानीय ऊंचाई से मतलब है किसी भी स्थान के समुद्र तल से कुल ऊंचाई क्या है, इसे मानचित्र पर दिखाया जाता है। मतलब कि स्थानीय ऊंचाई मतलब क्या होता है कि समुद्र तल से कुल ऊंचाई कितना है, कुल उस स्थान जितना वो भाग है उसका समुद्र तल से कुल ऊंचाई कितना है, समुद्र तल से कुल ऊंचाई कितना है। इसको मानचित्र पर दिखाने के लिए हम लोग स्थानीय ऊंचाई को दिखाते हैं, कि मानचित्र पर दिखाने के लिए कि भाई किसी भी चीज का समुद्र से कितना ऊंचा है। मानचित्र पर दिखाने के लिए स्थानीय ऊंचाई का इस्तेमाल करते हैं। तल चिन्ह स्थायी और वैज्ञानिक तरीके से बनाई जाती है, ऊंचाई होती है, जबकि स्थानीय ऊंचाई किसी भी जगह की सामान्य ऊंचाई मापी जाती है। स्थानीय ऊंचाई होता है सामान्य ऊंचाई, अंदाजा लगाया जाता है कि इतना ऊंचा होना चाहिए। सामान्य ऊंचाई होता है कि समुद्र से 200 मीटर 300 मीटर तक हो सकती है, सामान्य ऊंचाई होता है स्थायी ऊंचाई। और तल चिन्ह जो होता है वैज्ञानिक लोग सर्वे करता है, सरकारी विभाग सर्वे करता है कि नहीं इतना ऊंचाई वास्तव में है। समझ में आ रहा है। अब देखिए, तल चिन्ह अस्थायी बिंदु होता है, स्थानीय ऊंचाई किसी स्थान की ऊंचाई होता है, किसी स्थान की ऊंचाई को बताता है। और क्या होता है, अस्थायी रूप से वास्तविक में उतना ऊंचाई होता है उसको बताता है। तल चिन्ह सर्वे विभाग द्वारा बनाया जाता है। दोनों ऊंचाई मापने का काम, दोनों एक तरह से एक दूसरे के पूरक है, दोनों ऊंचाई को मापने का काम किया जाता है। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो तल चिन्ह ज्यादा परफेक्ट, अब ज्यादा अच्छा ऊंचाई को बताता है, समुद्र से कितना ऊंचाई है। ठीक है, अब देखिए हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहा, भारतीय अर्थव्यवस्था में उद्योग के योगदान का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। भारतीय अर्थव्यवस्था में उद्योग का क्या योगदान है। अर्थव्यवस्था मतलब क्या हुआ, अर्थव्यवस्था एक तंत्र है, एक ढांचा है, एक प्रणाली है जिसके आधार पर देश की सभी क्रियाएं होती है, सभी आर्थिक क्रियाएं होती है।
तो अर्थव्यवस्था में उद्योग का क्या योगदान है? अर्थव्यवस्था में उद्योग का क्या योगदान है, उसके बारे में जानना है कि अर्थव्यवस्था में उद्योग का क्या योगदान है, उद्योग का क्या भूमिका है। सोचो, अगर जो उद्योग नहीं होता, उद्योग नहीं होता तो क्या होता है? उद्योग नहीं होता तो देश का संपत्ति बढ़ता नहीं, मजदूर कहां काम करते। तो उद्योग का बहुत बड़ा योगदान है। उद्योग आने से नए नए सामान बनने लगे, नए नए फैक्ट्री का स्थापना होने से, नए नए मशीनों से नए नए उत्पादन वस्तुओं का होने लगा, शहर का विकास हुआ, लोग रोजगार मिला, व्यापार बढ़ा, एक देश दूसरे देश से जुड़े। तो इससे क्या हुआ? उद्योग लगा तो पैसा मिला, अब पैसा जब मिला तो देश का क्या हुआ? अर्थव्यवस्था मजबूत हुआ कि नहीं? तो ये हुआ कि उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उद्योग जो है भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उद्योगों से बड़े पैमाने पर रोजगार मिलता है, जिससे लोगों को आय बढ़ती है। उद्योग में लोग काम करते हैं और उद्योग में काम करने से लोगों को आय बढ़ती है और बड़े पैमाने पर क्या होता है? रोजगार मिलता है। उद्योग देश के जीडीपी, विदेशी व्यापार और सरकारी राजस्व में बड़ा योगदान करता है। अब देश का जीडीपी बढ़ता है, उद्योग से बढ़ता है, क्योंकि उद्योग से ज्यादा आय की प्राप्ति होती है। विदेशी व्यापार सरकारी राजस्व में भी बहुत बड़ा योगदान देता है, क्योंकि राजस्व मतलब सरकार लोग क्या करता है? टैक्स लेता है। तो उद्योग लोग बहुत सारा इनकम उद्योग लोग का होता है, उद्योग को बहुत सारा पैसा होता है, बहुत सारा सामान बनता है, तो सामान बाहर बिकता है, तो ज्यादा सरकार को टैक्स देता है। कृषि आधारित, खनिज आधारित और उपभोक्ता उद्योग मिलकर उत्पादन बढ़ाते हैं। कृषि आधारित कितना उद्योग होते हैं, खनिज आधारित कितना उद्योग होते हैं, और उपभोक्ता जो उद्योग होते हैं, सब मिलाकर उत्पादन को बढ़ाते हैं। उद्योग की मदद से सड़क, बिजली, परिवहन जैसी सुविधाओं का विकास होता है। अब जहां पे उद्योग रहेगा वहां सड़क तो रहेगा, क्योंकि सामान जाने के सड़क रहेगा, परिवहन रहेगा, ये सब रहेगा ना, इसलिए सब सुविधा उपलब्ध होती है। भारत का इस्पात, सीमेंट, कपड़ा, खाद्य उद्योग देश की आर्थिक प्रगति की रीढ़ मानी जाती है। यदि भारत का बात किया जाए तो भारत मुख्य रूप से कौन सा उद्योग है? इस्पात, लोहा उद्योग, इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, कपड़ा उद्योग, खाद्य उद्योग, क्या है? देश की आर्थिक प्रगति का रीढ़ माना जाता है कि देश यदि ज्यादा विकास करता है तो ये सब उद्योग से ही ज्यादा विकास कर सकता है। इसलिए उद्योग क्या है? भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ी सहायक है, क्योंकि जब तक वस्तु का निर्माण नहीं होगा तो जब तक देश विकास नहीं करेगा, जब तक उद्योग नहीं रहेगा तो लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा तो देश की आर्थिक आय कम जाएगी। इसलिए यदि भारत देश की अर्थव्यवस्था को बरकरार रखना है, आगे बढ़ाना है, तो उद्योग का सबसे बहुत बड़ा योगदान रहता है। देखिए, लोग रोजगार उपलब्ध होता है, जीडीपी में योगदान है इसका। निर्यात बढ़ाते हैं, सामान दूसरे देश भेजते हैं। आधारभूत ढांचा विकसित करते हैं, आधारभूत ढांचा जो है विकसित करते हैं कि देश की क्या संरचना होनी चाहिए, देश कितना विकास करेगा। चलिए अब देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कहा। देखिए, सार्वजनिक और निजी उद्योग में अंतर स्पष्ट करें। सार्वजनिक उद्योग क्या है? तो वैसा उद्योग जो सरकार के द्वारा चलाया जाता है, वैसा उद्योग जो सरकार के द्वारा चलाया जाता है उसे सार्वजनिक उद्योग कहते हैं। वो क्या होता है? उसका उद्देश्य होता है लोगों को सेवा देना, जो सरकार के द्वारा चलाया जा रहा उद्योग। और एक होता है निजी उद्योग। निजी उद्योग वैसा उद्योग जो किसी कंपनी, किसी खास कंपनी या कोई खास व्यक्ति जो उद्योग को चलाते हैं, वो होता है निजी उद्योग। जो खास व्यक्ति चलाता है, कोई कंपनी चलाता है, वो होता है निजी उद्योग। तो यही आते हैं। सार्वजनिक उद्योग वे होते हैं जिन्हें सरकार चलाती है और नियंत्रित करती है। इसका मुख्य उद्देश्य जनता को सेवा प्रदान करना होता है, जैसे रेलवे, बीएसएनएल, सेल आदि। ये सब क्या होता है? देखिए, वैसा उद्योग जो सरकार चलाती है वो सार्वजनिक उद्योग हो गया, है ना। उसका नियंत्रण क्या करता है? सरकार करता है। और उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? लोगों को सेवा देना। जैसे रेलवे सरकार के अंतर्गत आता है, बीएसएनएल सरकार के अंतर्गत आता है, सेल, ये सब क्या होता है? सरकार के अंतर्गत आता है। निजी उद्योग निजी व्यक्तियों या कंपनियों द्वारा चलाया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। निजी उद्योग किसी खास व्यक्ति या किसी खास व्यक्ति द्वारा चलाया जाता है। जैसे मुकेश अंबानी अपना उद्योग चला रहे हैं, अडानी मोदी का दोस्त क्या कर रहे हैं? अपना उद्योग चला रहे हैं। तो ये सब होता है। उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना। सार्वजनिक उद्योग में
सरकार पूंजी लगाती है, जबकि निजी उद्योग में निजी निवेश क्या आता है। सार्वजनिक उद्योग जो होता है उसमें सरकार का पैसा लगता है, और जबकि जो निजी उद्योग होता है उसमें कंपनी का पैसा लगता है, किसी निजी व्यक्ति का पैसा लगता है। सार्वजनिक उद्योग सामाजिक हित को ध्यान में रखते हुए, जबकि निजी उद्योग प्रतियोगिता के आधार पर काम करते हैं। सार्वजनिक उद्योग जो होता है वो क्या करता है, समाज को देखता है, समाज के देखते हुए, समाज के हित को देखते हुए काम करता है, जबकि जो निजी उद्योग जो होता है वो प्रतियोगिता दृष्टिकोण से काम करता है कि हम किससे दूसरा बिजनेसमैन से आगे बढ़े। बच्चा सिंपल सी बात समझना है, सार्वजनिक उद्योग मतलब सरकार चलाती है, निजी उद्योग मतलब किसी व्यक्ति या कंपनी के द्वारा चलाया जाता है। सार्वजनिक उद्योग जो हो गया वो सेवा के उद्देश्य से चलाया जाता है, निजी उद्योग जो हो गया वो लाभ के उद्देश्य से बताया जाता है। क्या करना है, सभी पॉइंट को एग्जाम में पॉइंट बाय पॉइंट आप लोग को लिखना है, ठीक है, समझ में आ रहा ना। चलिए अब देखिए क्या कहा क्वेश्चन में, गन्ने की उपज उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिणी भारत में अधिक होने के प्रमुख कारण क्या है। गन्ना का उपज, गन्ना का उत्पादन उत्तरी भारत की अपेक्षा दक्षिणी भारत में अधिक होता है, इसका क्या कारण है, क्या कारण है। गन्ना का उपज जो है उत्तरी भारत की अपेक्षा दक्षिणी भारत में होता है। गन्ना का उपज जो है उत्तरी भारत की अपेक्षा दक्षिणी भारत में क्यों ज्यादा होता है, इसका क्या कारण है वो देखना है। तो दक्षिण भारत में गन्ने की उपज अधिक होने के कई कारण हैं। दक्षिण भारत में गन्ना की उपज अगर जो हो रहा है उसका अधिक होने का बहुत कारण है। यहां का तापमान पूरे साल समान रहता है, जैसे गन्ने की बढ़वार बेहतर होती है, पैदावार बेहतर होती है। दक्षिणी में सिंचाई सुविधा अधिक विकसित है और नहरों और नदियों का जल आसानी से उपलब्ध है। कहते हैं गन्ने का उपज, गन्ने खाए ना, केतारी और कहते हैं गन्ना, इसका उपज उत्तरी भारत की अपेक्षा दक्षिणी भारत में ज्यादा है। इसका क्या कारण है, तो दक्षिणी भारत में गन्ने को उपज का अधिक होने कई कारण है। तापमान पूरे साल क्या रहता है, समान रहता है, एक जैसा रहता है। तापमान दक्षिण भारत जाइएगा, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र है ना, गुजरात, दक्षिणी भारत है ना सब। दक्षिणी भारत में जाइएगा तो यहाँ देखिए क्या कि तापमान सब एक समान रहेगा, जिसमें गन्ने की पैदावार बेहतर ढंग से होती है और सिंचाई की सुविधा। दक्षिण भारत में बहुत सारी नदियां हैं, नदियों का निकास भी ज्यादा है, इसलिए सिंचाई की सुविधा होता है। काली मिट्टी और लाल मिट्टी गन्ने के लिए बहुत उपजाऊ है। दक्षिण भारत का काली मिट्टी और लाल मिट्टी ज्यादा पाया जाएगा दक्षिण भारत में, जो कि गन्ना के उपजाऊ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है। इसलिए गन्ने का सबसे ज्यादा उपज होगा तो दक्षिणी भारत में होगा। दक्षिणी भारत में खेती आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक तरीकों से होती है। इसके अलावा यहाँ फसल अवधि लंबी होती है, जिससे उत्पादन अधिक मिलती है। दक्षिण भारत के लोग बहुत शिक्षित हैं, इसी कारण से देखते हैं कि क्या होता है, वहां नए नए तकनीक के आधार पर, नए नए वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर क्या होता है, खेती किया जाता है। इससे क्या होता है, फसल अवधि, फसल लगाने का जो समय भी अच्छा समय उसको मिलता है फसल को वृद्धि होने में, तो इससे क्या होता है, उत्पादन भी बहुत ज्यादा मिलता है। तो उत्तरी भारत की अपेक्षा दक्षिणी भारत में सबसे ज्यादा गन्ने का उपज होता है। मुख्य कारण क्या है, तापमान समान रहता है, अच्छी सिंचाई की सुविधा है, उपजाऊ मिट्टी है, आधुनिक पद्धति से क्या होता है, खेती किया जाता है। इसलिए उत्तरी भारत की अपेक्षा दक्षिणी भारत में अधिक उपजाऊ होती है गन्ने का। देखिए ये चारों पॉइंट, हम पॉइंट क्यों लिख रहे हैं, मुख्य बिंदु इसलिए लिख रहे हैं, कितना अच्छा हाथ बना बना के आप लोग के लिए मेहनत कर करके इसे पीडीएफ उपलब्ध करवाए हैं, बनाए हैं। क्यों ये सब दे रहे हैं, क्योंकि ये सब पॉइंट भी, चारों पॉइंट अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा तो सारा क्वेश्चन का आंसर यहीं से आ जाएगा। बाकी आप लोग तो होशियार है ही हैं, होशियार के लिए, इंसान के लिए इशारा काफी है। 4 गो इशारा समझिए और क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, 2 नंबर फ्री में आपको मिल जाएगा। फ्री में नहीं मिलेगा, लिखना पड़ेगा, वही चीज है, ठीक है। देखिए अब इसमें क्या है, यहाँ अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, बड़ा सिंपल सीधा सरल आ गया क्वेश्चन, संसाधन को परिभाषित कीजिए। संसाधन, वे सभी वस्तुएं, प्राकृतिक में पाए जाने वाली वे सभी वस्तुएं जो हमारे जरूरतों को पूरा कर दे, वो क्या कहलाएगा, संसाधन। प्राकृतिक में पाए जाने वाले वे सभी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकता को पूर्ति कर दे, जो हमारे जरूरतों को पूरा कर दे, वो संसाधन होगा। या तो फिर उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं जिसका उपयोग हम कर रहे हैं, क्या कहलाएगा, संसाधन। जैसे जल, महल, केला,
ठेला और डेस्क, बेंच, कोयला, हवा, पानी, जितना चीज हो गया खाने पीने से, फल से लेकर के, दूध से लेकर के, ईटा खपड़ा मकान जितना हो गया, सब क्या होगा? संसाधन। सब संसाधन होगा। अब समझिए, संसाधन वह वस्तु, पदार्थ या शक्ति है जो मनुष्य किसी न किसी आवश्यकता को पूरा करते और उपयोगी होते हैं। वे संसाधन, वो पदार्थ या वस्तु या शक्ति जो किसी न किसी रूप से मनुष्य की आवश्यकता पूरा कर रहा है, तो वह क्या कहलाएगा? संसाधन। प्राकृतिक में मौजूद हवा, पानी, मिट्टी, खनिज तथा मानव द्वारा बनाई गई तकनीक, मशीनें, परिवहन आदि सभी संसाधन कहलाते हैं। मतलब प्राकृतिक में जो मौजूद है, हवा है, पानी है, मिट्टी है, वन है, खनिज है, और जो मानव जो बनाया है, तकनीक, मशीन, परिवहन, सब क्या है? संसाधन। किसी वस्तु को संसाधन तभी कहा जाता है जब उसका उपयोग मनुष्य कर सके। संसाधन हम तभी करेंगे जब मनुष्य उसका उपयोग करेगा, तभी मनुष्य के लिए संसाधन होगा। जो मनुष्य की जरूरतों को पूरा कर दे वो क्या होगा? संसाधन। संसाधन आर्थिक विकास और जीवन की सभी जरूरतों को पूरा करने में मदद करता है। संसाधन क्या करता है? आर्थिक का विकास करता है और जीवन का सभी वस्तुएं क्या करता है? पूरा करने का काम करता है। तो देखिए, उपयोगी वस्तुओं को संसाधन कहते हैं। प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों वस्तुएं हो सकती है। जरूरतें पूरी करता है, अब विकास में क्या होता है? सहायक होता है। वे क्या होते हैं? संसाधन। हाँ, अब देखिए आया क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है? कोई क्या हो गया? चलो 66 नंबर क्या क्वेश्चन का है? बिहार के कृषि पर आधारित किसी एक उद्योग के विकास एवं वितरण का वर्णन करे। बिहार कृषि पर आधारित, बिहार में खेती होता है ना जी, तो खेती होबो है ना, तो की होबो है, बहुत सारे चीजें उससे मिलती है, अब बहुत सारे चीजें खेती होता है, गन्ना का खेती होता है, मक्का का खेती होबो, धान के, गेहूं के, सब खेती होबो है। तो अगर बोलो कि कोई ऐसा उद्योग के नाम बताओ और उसका विकास का वितरण का भी वर्णन करे। देखो, बिहार में चीनी उद्योग एक प्रमुख कृषि आधारित उद्योग है। चीनी मिल पहले पता है, पहले बिहार में बहुत चीनी मिल था, मतलब कि गन्ना उन्ना पहले होता था, तो मतलब खेत में बहुत पहले होता था, अब तो नहीं उतना होता है, लेकिन चीनी मिल बहुत ज्यादा था। बिहार में चीनी उद्योग प्रमुख कृषि आधारित उद्योग है। राज्य में गन्ने की खेती बड़े पैमाने पर होती है, जिससे चीनी मिलों का कच्चा माल आसानी से मिलता है। चीनी उद्योग मुख्य रूप से उत्तर बिहार के जिले में होता है। बिहार में सबसे ज्यादा चीनी मिल है। चीनी मिल के लिए क्या होता है? कच्चा माल मिल जाता है। अब लोग गन्ना का फसल उपजाते हैं, गन्ना उस खेत में ही मशीन लगा देते हैं और तुरंत उससे रस निकालते हैं, उससे क्या करते हैं? चीनी बनाते हैं। देखे हैं? नहीं देख लो, हम देखलिए है कि पहले खेत रहा है, खेत में बड़ा सा खेत रहता है और उसमें क्या करता है, लोग पूरा गन्ना लगा दिया तो कच्चा माल आसानी से, चीनी मिल में क्या होता है? कच्चा माल आसानी से मिल जाता है। और गन्ना है, उसको क्या कहते हैं? उसको काट लिया, काटने के बाद मशीन में डाला, रस हुआ, रस से क्या होता है? उससे धीरे धीरे उसे फिल्टर करके क्या करता है? चीनी उससे बनाया जाता है। तो उत्तर बिहार के कौन कौन सा जिला है? मुजफ्फरपुर, चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, समस्तीपुर में ज्यादा होता है। पहले बिहार में लगभग 30 से अधिक चीनी मिल थी, कुछ बंद हो गई, लेकिन कई जगह उत्पादन जारी। पहले बिहार में 30 से ज्यादा चीनी मिल था, लेकिन कुछ बंद हुआ, कुछ अभी भी जारी। यह उद्योग किसानों को आय देता है, रोजगार भी। और चीनी उद्योग क्या करता है? किसान को आय देने का काम करता है और लोग रोजगार भी प्रदान करता है। प्रमुख उद्योग चीनी, गन्ना मुख्य कच्चा माल है इसका, उत्तर बिहार में केंद्रित है, ज्यादा उत्तर बिहार में ज्यादा होता है, रोजगार इससे ज्यादा लोगों को मिलता है। धीरे धीरे बंद चीनी मिल चालू हो रहा है बिहार में, सरकार आया है तो पहल तो कर रहा है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। जल संसाधन क्या उपयोगिता है? जब बिहार बोर्ड ना, पता है न्यूज सिलेबस देखिएगा ना बीएसईबी का, तो बड़ा इजी कर दिया है। ये सब क्वेश्चन देता है कि जल संसाधन का क्या उपयोग है। जल संसाधन के मतलब जल का उपयोग लिखो, और क्या? जल संसाधन मतलब जल एक संसाधन है। जल संसाधन क्यों है? क्योंकि जल हमारी जरूरतों को पूरा कर रहा है, और जो हमारी जरूरतें पूरा कर दे, जो मनुष्य की जरूरतें पूरा कर दे, जो मनुष्य के उपयोगी में आ जाए, तो क्या होता है? संसाधन। जल संसाधन क्या उपयोग है? जल संसाधन जीवन, कृषि, उद्योग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
कृषि के लिए, जीवन के लिए, उद्योग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पानी से पीने और घरेलू कार्यों की जरूरत पूरी होती है। पानी से क्या होता है, हम लोग पीते हैं, घरेलू काम भी करते हैं। कृषि में सिंचाई के लिए पानी आवश्यक है ना, जिससे फसल उत्पादन बढ़ता है। उद्योगों में मशीनों को ठंडा करने, वस्तुएं बनाने, साफ सफाई के लिए जल का भी उपयोग किया जाता है। उद्योग में मशीन को ठंडा करने, वस्तु बनाने, साफ सफाई के लिए जल का उपयोग है। जल ही जीवन है ना, जल के बिना कुछ नहीं हो सकता। बिजली उत्पादन में भी नदियां, बांधों का पानी महत्वपूर्ण निभाता है। जल परिवहन, मछली पालन और पर्यटन में भी जल संसाधन का पर निर्भर होता है। जल का उपयोग क्या है, वो तो सिंपल क्वेश्चन आप लोग लिख दीजिएगा, है ना। जैसे का उपयोग उद्योग में होता है, पानी को हम लोग पीते हैं, बांध बनाता है, उससे बिजली उत्पादन होता है, बहुत सारी चीजें जो होता है जल से होता है। पीने उपयोगी का पानी सिंचाई में, उद्योगों में उपयोग होता है। जल विद्युत उत्पादन में भी जल का उपयोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आप लोग। 68 क्वेश्चन क्या कहा है, 68 नंबर क्वेश्चन क्या है, खनिजों के आर्थिक महत्व का वर्णन करें। आर्थिक मतलब पैसा, न देश से बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। लेकिन नहीं, रुपया का महत्व सबसे बड़ा क्या है, हमारा देश है। सबसे बड़ा देश है, देश से बड़ा कुछ नहीं। तो यही कहता है कि खनिजों के आर्थिक महत्व का वर्णन करें। खनिज का आर्थिक महत्व क्या है, इसके बारे में बताना है। खनिज का आर्थिक महत्व, आर्थिक मतलब खनिज किस प्रकार से पैसा को बढ़ाता है, खनिज किस प्रकार देश संपत्ति को बढ़ाता है, खनिज हमारे लोगों का विकास करने में, देश की अर्थव्यवस्था को विकास करने में क्या सहायता करता है, किस प्रकार से उपयोगी है, उसका महत्व के बारे में बताना है। तो खनिज देश की आर्थिक प्रगति के लिए आवश्यक संसाधन है। खनिज क्या है, देश को आगे बढ़ाने के सबसे बड़ा आवश्यक संसाधन। लोहा, कोयला, मैग्नीज, बॉक्साइट से खनिज उद्योग के विकास का आधार है। यदि कोई भी उद्योग चलता है तो लोहा, कोयला, मैग्नीज, बॉक्साइट सब इसमें रहना जरूरी होता है। इसलिए क्या है, खनिज का उद्योग के विकास में सबसे बड़ा आधार इसको माना जाता है। खनिजों से उत्पाद, सीमेंट, मशीन, रसायन, कई वस्तुएं बनाई जाती है। खनिज से क्या है, सीमेंट बनता है, इस्पात बनता है, मशीन बनता है, रासायनिक चीजें बनते हैं, बहुत सारे वस्तुएं का निर्माण होता है। खनिज उद्योगों लाखों लोगों को रोजगार देती है, सरकार को बड़ा राजस्व मिलता है। खनिज खनिज उद्योग देखते हैं ना, खनिज लोहा उद्योग, कोयला उद्योग देखते हैं ना, जिस सीमेंट उद्योग, बहुत सारे उद्योग, इससे क्या करता है, इसमें लोग काम करता है, लोग रोजगार देने का भी काम करता है। इससे क्या करता है, सरकार को ज्यादा उससे टैक्स मिलता है। शरीर का धन संपत्ति, सरकार का धन संपत्ति में क्या होता है, वृद्धि होता है। सरकार को टैक्स मिलता है और सरकार को धन संपत्ति में क्या होता है, आय में बढ़ोतरी होती है। खनिजों के निर्यात से विदेशी मुद्रा ही प्राप्त होता है। अब खनिज का कोई भी चीज यदि भारत देश में बन रहा है तो भारत उस खनिज का बना हुआ चीज को दूसरे देश में भी बेचता है, और दूसरा देश में बेचेगा तो उसको पैसा विदेश से आएगा, निर्यात होता है। इसलिए खनिज किसी भी देश की औद्योगिक आर्थिक मजबूती के लिए महत्वपूर्ण, बहुत आवश्यक है। खनिज क्या है, किसी भी देश की औद्योगिक और आर्थिक मजबूती को प्रदान करता है, इसलिए बहुत आवश्यक है। मुख्य बिंदु क्या हुआ, उद्योग का खनिज आधार है, रोजगार उपलब्ध करवाती है, सरकारी राजस्व भी इससे प्राप्त होता है, अब विदेशी मुद्रा भी खनिजों से प्राप्त होता है दूसरे देश में बेच करके, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, पेट्रोलियम में किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है। पेट्रोलियम से क्या क्या बनाया जाता है। पेट्रोलियम क्या है, बहुमूल्य खनिज ईंधन जिससे उपयोगी वस्तुएं बनती है। पेट्रोल ये नहीं, पेट्रोल ही सिर्फ है, इससे बहुत सारी चीजें बनता है। एक खनिज का बहुत महत्वपूर्ण ईंधन है। इससे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी से ईंधन तैयार किया जाता है। पेट्रोल से क्या बनता है, पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है पेट्रोलियम से, केरोसिन होता है, एलपीजी गैस, ये सब ईंधन बहुत सारे तैयार किया जाता है, जिससे गाड़ी सब चलता है ना, हाँ, खाना ही बनता है ना। मशीनों और वाहनों में उपयोग होने वाले लुब्रिकेट, ग्रीस और इंजन ऑयल भी पेट्रोलियम से बनता है। ग्रीस हम लोग देखते हैं ना, ग्रीस सब पेट्रोलियम से बनता है। प्लास्टिक, नायलॉन, रबर, दवाइयां, पेंट तथा सौंदर्य प्रसाधन के कई उत्पाद भी पेट्रोलियम से तैयार होते हैं। प्लास्टिक, नायलॉन, ये सब, रबर, दवाई और पेंट देखते हैं, हम लोग करते हैं पेंट, है ना, दीपावली में सब पेंट करता है। सौंदर्य प्रसाधन मतलब कि जो सुंदरता चेहरे पर लाए, सुंदरता जो दे शरीर को, वैसे चीज भी मतलब पेट्रोल से बनाया जाता है। उद्योगों में उपयोग होने वाला डामर भी पेट्रोलियम से बनाया जाता है, उद्योग में भी इसका उपयोग होता है। तो पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, लुब्रेंक और ग्रीस, लुब्रिकेंट और ग्रीस, प्लास्टिक और नायलॉन, डाबर और
रसायन में भी इसका निर्माण किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन, जलोढ़ मिट्टी से क्या समझते हैं? इस मिट्टी में कौन कौन सी फसलें उगाई जा सकती है? तो जलोढ़ मिट्टी से आप क्या समझते हैं? जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा लाई गई बालू, दोमट, चिकनी मिट्टी का मिश्रण होता है। जलोढ़ मिट्टी क्या है? नदियों द्वारा बहाकर लाई गई बालू, दोमट और चिकनी मिट्टी का क्या होता है? मिश्रण होता है। यह मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। यह मिट्टी और इसमें नमी रखने की क्षमता अधिक होती है। जलोढ़ मृदा क्या है? बहुत उपजाऊ मिट्टी है। ये किसका मिश्रण होता है? बालू, दोमट और चिकनी मिट्टी का मिश्रण होता है। यह मिट्टी बहुत उपजाऊ होता है, इसमें नमी की क्षमता ज्यादा होती है। जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः उत्तर भारत के मैदानी भाग जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र घाटी में पाई जाती है। उत्तर भारत में सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और गंगा, ब्रह्मपुत्र घाटी में ये ज्यादा पाया जाता है। इस मिट्टी में गेहूं, धान, गन्ना, जूट, दालें, सब्जियां, तिलहन जैसे फसलें आसानी से उपजाऊ होती है। कौन सी फसलें उपजाऊ होती है? गेहूं, धान, गन्ना, जूट, दालें, सब्जियां, तिलहन, दलहन, सब चीज इसमें होता है। कितना उपयोगी है, कितना अच्छा मिट्टी है ना। इस मिट्टी में गंगा किनारे और ब्रह्मपुत्र नदी किनारे मिट्टी ज्यादा होता है। नदियों द्वारा बनी मिट्टी है, अधिक उपजाऊ होता है। गंगा, ब्रह्मपुत्र घाटी में के मैदानी भागों में ये मिट्टी का विस्तार है। धान, गेहूं, गन्ना ज्यादा ही उपयुक्त होता है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, ये जो पार्ट 7 है इसमें हम बता चुके हैं क्वेश्चन नंबर 61 से 70 तक बता चुके हैं। और इस प्रकार से अगला जो लास्ट जो पार्ट होगा उसमें बताएंगे 71 से 80 तक। तो अभी तक अगर मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो मेरे चैनल से जुड़िए और सब्सक्राइब कीजिए शिक्षा सागर 9.0 और अपने दोस्तों, अपने मित्रों, अपने भाइयों के पास शेयर कीजिए ताकि उनको भी अधिक से अधिक एग्जाम के दृष्टिकोण से जो सारा वीडियो है काफी उपयोगी हो सके। अभी के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।